हाय स्टूडेंट्स, केडी सर न्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे। तो ज़रा हम आज पहले थोड़ा सा कल के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कल जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, तो उसमें कैल्शियम Ca का जो परमाणु क्रमांक मैंने 40 लिखवा दिया था, लेकिन ये परमाणु क्रमांक नहीं होता, ये परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसकी जगह सभी बच्चे क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। इसका परमाणु क्रमांक कैल्शियम का कितना होता है भाई, 20 होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी त्रुटि हो गई थी, तो इसी को सब सही कर लेंगे। मैं अभी थोड़ा सा कल के विषय में ही थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, मैंने आपको कंपाउंड बनाने सिखाए थे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड में हमारा जिंक का जो आयन होता है Zn2 पॉजिटिव होता है और Cl का नेगेटिव होता है। तो दोनों से बनने वाला हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ZnCl2 होगा। तो आप सभी को इस प्रकार से फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे ताकि आपको रटने ना पड़े। आयनों से फॉर्मूले इसी प्रकार से बनते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में हमें ध्यान देना है Ca पे 2 पॉजिटिव होता है और ऊपर 2 नेगेटिव होता है। तो हमारा न्यू फॉर्मूला जो बनेगा CaO बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैंने आपकी किताब के अंदर से कुछ ऐसे आयन्स और भी देखे हैं जिनकी ज़रूरत तुम्हें पड़ सकती है। जैसे Pb2 पॉजिटिव, ये भी आप वहीं पर नोट कर लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड आयन बोलते हैं। इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। एक होता है हमारा बेरियम आयन Ba2 पॉजिटिव, इसे हम बेरियम आयन बोलते हैं। और एक हमारा और होता है जिसकी ज़रूरत ज़्यादा 10th क्लास में पड़ती है, वो हमारा होता है कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ये आयन और भी हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये फॉर्मूले होते हैं हमारे, इन फॉर्मूले को हम बनाते हैं तो ये हमारे पास जितने भी कंपाउंड बनकर आ रहे हैं, इन सबको केमिकल नेम से जाना जाता है, रासायनिक नाम से जाना जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, बुक में या कभी कभी पेपर में कहीं हमें कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन में वो केमिकल नाम ना देके, केमिकल नेम न देकर क्या करता है, उसका इंडस्ट्रियल नेम दे देता है, औद्योगिक नाम दे देता है। तो जब औद्योगिक नाम आता है तो बच्चे घूम जाते हैं कि आखिर उसका कॉमन नेम क्या होगा, हमें तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमें सर ने कभी बताया ही नहीं। तो मैं आपको उसी के आधार पर कुछ सूत्र दिखाऊंगा जिनको आपको याद करना है और जिनको आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। केमिकल नाम के साथ साथ आपको इंडस्ट्रियल नेम भी आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे सूत्र मैं अभी आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले रखे हैं जो आपके 10th क्लास में अधिकतर यूज़ होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% यही सूत्र यूज़ होंगे, हो सकता है कुछ सूत्र एक्स्ट्रा भी आ जाएं, तो उसके लिए घबराना नहीं। मैंने आपको जो ट्रिक दी है उस ट्रिक से आपके केमिकल फॉर्मूले बन जाएंगे। बट मैं फिर भी कुछ फॉर्मूले लेके आया हूँ जिनको हम केमिकल नेम के साथ साथ उनके इंडस्ट्रियल नेम के साथ जानते हैं या औद्योगिक नाम के साथ जानते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात करते हैं, पहला ही हमारा फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। तो आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड में पढ़ा था कि सोडियम का आयन Na पॉजिटिव और Cl का आयन क्या होता है, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे NaCl बनाते हैं। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लेके आए हैं यहाँ पर NaCl का। अब मैंने सभी फार्मूले डायरेक्ट लिखे हैं और कोई बनाने की ट्रिक नहीं बताई है इसमें।
आप लोगों को क्या करना है, आपको खुद रफली बनाकर देखने हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड जो है हमारा, इसको साधारण नमक के नाम से हम जानते हैं। तो NaCl, तो पेपर में कभी कभी कैसा होता है, क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड ना देके क्या कर दे देता है, सीधा सीधा साधारण नमक दे देता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमें साधारण नमक दिया है या फिर सोडियम क्लोराइड दिया है। हम तो भाई क्लियर हैं, हमें तो दोनों में से कुछ भी दे दें। तो सबसे पहले हमने बताया आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में। फिर मैं आगे बात करना चाहता हूँ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड से बच्चे बहुत कम वाकिफ़ होंगे क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि ये होता क्या है। बट मैं बताना चाहता हूँ, घर पर जो नमक यूज़ होता है सबके साधारण ज़्यादा होता है, सेंधा नमक कभी कभी यूज़ किया जाता है फास्ट वगैरह में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सेंधा नमक जो आपके घर में यूज़ होता है वही हमारा क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ अम्लों के बारे में बात करी है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊँगा आपको जब चैप्टर में आऊँगा। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला हमारा HCl होता है। ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट, अक्सर मैंने देखा है ज़्यादातर बुकों में या पेपरों में इसका ये नाम नहीं आता, ज़्यादातर आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका सूत्र बनेगा H2SO4। उसके बाद हमारा अगला एसिड है हाइड्रोजन नाइट्रेट। ये भी मैंने अक्सर देखा है किताबों में, हाइड्रोजन नाइट्रेट के नाम से बहुत कम आता है, ज़्यादातर नाइट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला हमारा बन जाता है HNO3। उसके बाद हम आगे चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किताबों में कास्टिक सोडा बोला जाता है, बाकी इसका रासायनिक नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बोला इसको कास्टिक सोडा जाता है। तो इसका सूत्र हमारा बनता है NaOH। आगे चलते हैं। ऐसे ही हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है और इसका सूत्र बनता है हमारा KOH। देखो फॉर्मूले याद करना इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। केमिकल नाम, इसका जो केमिकल नेम होते हैं, मैंने उनके लिए ट्रिक आपको पिछली वीडियो में भी बताई है। बस उन आयनों को एक बार याद कर लो, फिर आपको किसी रासायनिक सूत्र को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। पर एक बात भी ध्यान रखना कि यदि आपने वो आयन याद नहीं करे तो आप केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं अभी आगे रिएक्शन मतलब अभिक्रियाओं पर चर्चा करने वाला हूँ। और रिएक्शन या अभिक्रिया वही सीख पाएगा जिसको फॉर्मूले याद होंगे या फिर आयन याद होंगे। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप सब भाई रिएक्शन सीखने से पहले फॉर्मूले ज़रूर याद कर लीजिएगा। और याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर दिक्कत आपको आती है तो आपको क्या करना है, पहले एक बार फॉर्मूलों को याद करना है। याद करने के बाद एक रफ उठानी है और रफ उठा कर क्या करना है, आपको बिना देखे उनको लिख कर देखना है। ठीक है, फिर मैच करिएगा आप कितने फॉर्मूले सही लिख पाए हैं और कितने आपने गलत किए हैं। ऐसे 2-3 बार रिवाइज करो, एक बार, 2 बार, 3 बार। जैसे ही आप रिवाइज करोगे तो आपके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा रट लेते हैं, अब वो फॉर्मूले जब लिखते हैं तो याद आते नहीं हैं। तो भाई याद करने की यही ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, तो मैं वादा करता हूँ सभी को सूत्र सही तरीके से याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद हमारा अगला अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है ये किताबों में अमोनियम क्लोराइड के नाम से ज़्यादा आता है, नौसादर के नाम से कभी कभी से पूछा जाता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको शो कर दिया है। NH4Cl इसका सूत्र होता है। अगर किसी फॉर्मूले को, कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं गैला गैल बोल कर चल रहा हूँ, तो ध्यान देना। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा चूना, क्या कहा जाता है, चूना कहा जाता है, सीधा इसे कभी कभी बिना बुझा चूना भी कह देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है हमारा, CaO। क्या होता है भाई, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारी केमिस्ट्री में, जिसे बुझा चूना हम कहते हैं, और सूत्र इसका होता है CaOH की होल्ट वाइज। उसके बाद आगे कैल्शियम कार्बोनेट, इससे तो सभी वाकिफ होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादातर स्कूलों में चौक वाले बोर्ड ही होते हैं और चौक का इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, तो बच्चे इससे ज़्यादा वाकिफ होंगे। इसका सूत्र होता है हमारा CaCO3। उसके बाद आपकी किताब में पहले तो कभी यूज़ नहीं हुआ होगा, लेकिन एक नया टॉपिक आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा, और मैं कहता हूँ यूपी बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस पर अक्सर क्वेश्चन
बन जाता है, क्योंकि इससे एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है जिसका नाम है क्या, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ये जिप्सम से ही बनता है और 10th क्लास का ये अच्छा टॉपिक माना जाता है, जिसे अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं हम आगे। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो इसका नाम जिप्सम है और सूत्र हमारा CaSO4 × 2H2O बनता है। चलो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चे इस बारे में नहीं जानते होंगे, शायद उन्हें नहीं भी पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि यहाँ पर जो 2H2O लगा है, ये जल जो होता है इसे हम क्रिस्टल जल बोलते हैं। क्रिस्टल जल को क्या कर सकते हैं हम, ये जल अक्सर हमें कभी दिखाई नहीं देता। हमें को कैल्शियम सल्फेट दिखाई देगा, बट आप उसमें जल ढूंढने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखाई देता। तो क्रिस्टल जल ऐसा जल होता है जो अक्सर हमें कभी कभी देखने पर नहीं दिखता, बट जब हम इसको हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये वेपर के रूप में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे तो ये यहाँ पर कैसा है, क्रिस्टल वाटर है। ऐसे ही देखो आगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिक्र आता है 10th क्लास के किसी चैप्टर में, इसका जिक्र आता है, मुझे पता है शायद दूसरे चैप्टर में जिक्र आया इसका, सॉल्ट वाले में, जब लवण वाला चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे, एसिड बेस लवण, उसमें इसका जिक्र आएगा। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसके अंदर जो 10H2O आया है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल वाटर बोलते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब सूत्र पूछा जाता है तो Na2CO3 लिखकर छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, अक्सर वो कभी कभी चल जाता है, लेकिन पूर्ण सूत्र इसका क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। उसके बाद हमारा आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कुछ बच्चे घबराएंगे नहीं कि हमने तो बाइकार्बोनेट याद रख रखा है और सर ने हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका बाई का अर्थ क्या होता है कि हम देखते हैं यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट आता है वो Na2CO3 आता है, और इस ही Na2CO3 के एक सोडियम परमाणु को हाइड्रोजन के द्वारा क्या किया गया है, विस्थापित किया गया है। इसीलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पर जो ये लवण है, ये पूरा लवण हमारा उदासीन होता है, बट इस H के आने से ही ये लवण हमारा कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, बड़ी क्लासों में आपको खूब पता चलेगा इसके बारे में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यौगिक, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। मैंने कहा था ना, बहुत अच्छे टॉपिकों में इसको माना जाता है यूपी बोर्ड के अंदर और CBSE बोर्ड के अंदर भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। देखो मैंने यहाँ पर ये बताने की कोशिश आपसे की है कि हमारी NCERT इस सूत्र को बताती है, बट इसका असली सूत्र ये होता है, क्योंकि हाफ वाप का मैटर कुछ नहीं होता है। तो हम अगर इस हाफ को ख़त्म करना चाहें तो ये कहना चाहता है जल हाफ है। अगर इसके ही मॉलिक्यूल्स के आगे अगर मैं होल ट्वाइस लगा दूं तो ऑटोमेटिक ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसी ही कंडीशन मैं मानता हूँ कि यही कंडीशन इसकी होती होगी। तो NCERT के अनुसार, देखो मैं NCERT को गलत नहीं मान सकता, NCERT ने जो जिक्र किया है वो इसी का ही जिक्र किया है, CaSO4 × ½ H2O। तो आप याद रखेंगे, ये भी सूत्र इसका ही माना जाता है। तो ये मेरे सारे जो कंपाउंड बनकर आ रहे थे, सारे आयनिक कंपाउंड थे, सारे आयनिक यौगिक थे, और आयनिक यौगिक मेरे जो मैंने ट्रिक कल आपको बताई थी उस ट्रिक से मैच खाते हैं, उस ट्रिक से ये बन सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जिनको मैं कोवलेंट कंपाउंड भी कह सकता हूँ। उनके अंदर वो डिपेंड करते हैं वैलेंसी पर। किस पर डिपेंड करते हैं भैया, वैलेंसी पर डिपेंड करते हैं, संयोजकता पे। वैलेंसी मतलब संयोजकता, घबराना नहीं। मैं कुछ वर्ड इंग्लिश में बोल देता हूँ, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो घबराए ना, क्योंकि वर्ड कभी कभी इंग्लिश में निकल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में वर्ड बोलने की। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, सभी जानते हैं, CO2। भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं श्वसन की क्रिया के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बस सूत्र इसलिए बताकर चल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपके चैप्टर नंबर 4 में यूज़ होंगे, पर बताना इसलिए है ताकि आपको याद रहे, कभी आपको ज़रूरत पड़ने लगे तो आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट, ज़्यादातर मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैंने कोशिश की है
ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले आपकी 10th क्लास की बुक में जो यूज़ होंगे सभी को लाने की। फिर भी अगर 10-5% रह भी गए हैं तो उनको समय आने पर हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया हमारा। कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, मोनो मतलब अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री में अगर गिनती की आप बात करोगे तो मोनो बोलते हैं 1 को, डाई बोलते हैं 2 को, ट्राई बोलते हैं 3 को और टेट्रा बोलते हैं 4 को। ये केमिस्ट्री की गिनती होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो आया है कार्बन मोनोऑक्साइड जो आया है CO होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा मेरा? CO2 होगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, मेरा अगला टॉपिक है मेथेन। तो मेथेन का फॉर्मूला बनता है हमारा CH4। क्या बनता है भाई? CH4, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट ग्लूकोज। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड आया है बेटे, इस सूत्र को लिखते समय कभी भी कोई भी बच्चा एक छोटी गलती मत कर देना। बहुत अक्सर बच्चे करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में जो O बनता है तो बच्चे क्या करते हैं, ये छोटे वाला O बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये छोटे वाला O बना देते हैं। ये छोटे वाला जो O होता है ये कोबाल्ट की आवाज़ निकालता है। किसकी आवाज़ निकालता है भाई? कोबाल्ट की आवाज़ निकालता है। तो ये गलती मत करना। अभी जब भी तुम लोग कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो C के साथ O हमेशा इसके इक्वल ही बनाना। जैसा C बनाए उसी की तरह का O बनाना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही माना जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मीथेन, उसके बाद ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज एक शर्करा है और एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, इसके बारे में भी आप आगे जानेंगे। सुक्रोस, सुक्रोस एक भी शर्करा है जिसे आप लोग चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चीनी कहते हैं। और चीनी का टेस्ट सबको पता है, मीठा होता है। पर इसका सूत्र देखने में बच्चे घबराते हैं, कहते हैं यार जितनी चीनी मीठी है उससे ज़्यादा कहीं बड़ा इसका सूत्र है। नहीं भाई, ये सूत्र हमारे पास जो होते हैं ये मोलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं, मतलब आणविक सूत्र होते हैं। इनके जो मूलानुपाती सूत्र होते हैं वो छोटे होते हैं। इनमें एक रेशियो होता है, ये रेशियो 11th क्लास में आप समझ पाएंगे। जैसे कि मैं C6H12O6 की बात करूं तो इसमें आप अगर 6 से सारी एटम्स को डिवाइड करो, 6 1 2 3 1, तो 1 to 1 का रेशियो आ गया। तो इनका मोलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं, ये थोड़े बड़े लगते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं है। सुक्रोस शर्करा या चीनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमारी केमिस्ट्री में तो शर्करा ही बोलते हैं। तो शर्करा जो है, शर्करा C12H22O11, इसका ये फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, हमारा एक टॉपिक होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है भैया? एसिटिक अम्ल। ये भी आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। अच्छा टॉपिक माना जाता है, मैं कहता हूं अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एसिटिक अम्ल को आप घर पर यूज करते होंगे सभी, सिरका। तो एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको ही हम सिरका बोलते हैं। तो सिरका सभी अक्सर घरों में यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जिसे, इसका भी एथिल एल्कोहल का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तनु विलयन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु विलयन, तनु विलयन होता है, वो शराब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शराब कहलाता है। और इसका सूत्र होता है C2H5OH। उसके बाद नेक्स्ट, घर पर सभी फिटकरी तो यूज कर लेते हैं किसी न किसी छोटे मोटे काम में। तो पोटास एलम के नाम से जाना जाता है और इसका सूत्र अक्सर बच्चे देखकर घबराते हैं क्योंकि सूत्र थोड़ा बड़ा होता है, डराने वाला होता है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है भाई। K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O। 2-3 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है S सल्फर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी भाई साबुन। सब लोग यूज़ करते हैं, कहीं कपड़े धोने में यूज़ कर रहा है, कोई बर्तन मांजने में यूज़ कर रहा है, लेकिन इतनी आसानी से यूज़ करने वाले का कभी सूत्र जानने की कोशिश की है? C17H35COONA। ये भाई हमारे साबुन का सूत्र होता है। आपके 10th क्लास में टॉपिक आएगा। वैसे इसे हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में और बहुत कुछ बताएंगे। उसके बाद भैया हमारा टॉपिक लास्ट जो सूत्र बचता है, किसका बचता है? जल का बचता है। और जल ही जीवन है, पानी के बिना तो कुछ नहीं है भाई। पानी पानी है, तो जल को हम H2O के नाम से भी जान सकते हैं या इसे HOH के नाम से, सूत्र के मतलब HOH भी लिख लेते हैं कभी कभी। H2O तो हम जानते हैं, सबको पता है फॉर्मूला H2O होता है, बट कभी कभी HOH भी हम इसे रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर भाई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं होनी। तो भाई ये मैंने सूत्र आपको सबको बताए हैं, आप सब
इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई ये टॉपिक बहुत अच्छा है और इसको भाई मैं कहता हूँ सबको याद करना है। ऐसा ना हो कभी स्क्रीनशॉट लेने के बाद फ़ोन में ही स्क्रीनशॉट पड़ा है, अरे यार जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, अब ज़रूरत पड़ने पर तुम कब बार बार फ़ोन का इस्तेमाल करोगे। तो भाई अपनी नोटबुक को अच्छे से बनाते चलना, स्क्रीनशॉट ले लेना और शॉट लेने के बाद इन सूत्रों को याद कर लेना। तो चलो सूत्र तो सभी ने याद कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो ध्यान देंगे। रासायनिक अभिक्रिया समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के बारे में बता दूं, फिर मैं रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, इंटरेस्ट आ जाएगा एकदम गजब। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? वे क्रियाएं जिनमें क्या होता है, पदार्थों का संगठन कोमा संरचना आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों का संगठन कोमा संरचना आदि में क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। देखो संगठन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो कंपोजिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है उसका रूप एक तरह से। तो चलो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम अपने दैनिक जीवन में रोज ना रोज कहीं ना कहीं देखते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। रासायनिक अभिक्रिया सोच सोच कर बच्चे घबराते हैं, पता नहीं कैसी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। भाई दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम रोज देखते हैं बट उनको समझ नहीं पाते। मान लो सपोज करो आपके घर पॉपकॉर्न है, ठीक है, और आपने क्या करना है, पॉपकॉर्न को भूनना है, ठीक है, खाने के लिए। तो आप क्या करोगे, मतलब कढ़ाई गरम करोगे, उस पर डालोगे, उसको गरम करने के बाद क्या करोगे, भूनोगे। हाँ, वो टेस्ट जैसा भी आप बनाना चाहते हो, मीठा, नमकीन, फीका। तो कुल मिला के आपने देखा होगा पॉपकॉर्न को भूनने से पहले उसकी संरचना क्या थी और भूनने के बाद संरचना क्या हुई। समझ में आई? वो आप सोच रहे होगे अपने अंदर, सबको इमेजिन नहीं कर रहा। तो देखेंगे हम लोग कि हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये तो मैंने तुम्हें बताई दैनिक जीवन में, जैसे कि हमारे घर होती हैं। बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि सपोज करो आप चूना लाए मार्केट से, और चूना लाने के बाद आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा जल मिलाया। तो चूना लाने के बाद आपने देखा है चूना जब आता है हमारे पास तो वो एक मोटे ढप्पे की तरह आता है। उसमें जैसे ही आप थोड़ा वाटर डालते हो तो उससे हीट निकलती है और धीरे धीरे वो चटक चटक कर खिलने लगता है, और खिलने के बाद एक पाउडर का रूप ले लेता है। वो भी तो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखो मैं अभी आपको बताऊं, चूना क्या होता है, CaO, और ये जल में जब मिलता है, चूने के अंदर जब जल मैं मिलाता हूं तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाता है CaOH की होल्ट वाइज। ये तो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड था जिसे मैं बिन बुझा चूना अभी लिख कर आया हूं पीछे, और वाटर मेरा जल है, और जल किसके अंदर किसने समा लिया है अपने अंदर, चूने ने समा लिया है, और बन क्या गया है, बुझा चूना बन गया है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। बट मुझे अभी ये बात नहीं बतानी है, तो सभी ने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा नोट कर ली होगी। मैं इसे रफ करता हूँ क्योंकि मुझे इससे पहले कुछ और भी बताना है। तो चलो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, A2 + B2। ठीक है, तो मैं सूत्र ले ही नहीं रहा हूं, बस A2 और B2 ले रहा हूं, और इसके बाद बनने वाला मेरा नेक्स्ट जो भी बनकर आ रहा है अभिक्रिया के बाद, मैंने उसे कोई नाम नहीं दिया है, अभी दूंगा। जो भी बनकर आ रहा है उसको मैं क्या कहूँगा, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, जब रिएक्शन के अंदर जो ये तीर का निशान आता है, जिसको एरो बोलते हैं, ये बताना चाहता है कि इन दोनों के अंदर क्या
समानता है या ये कैसे बराबर हैं या नहीं है। बट इतना ध्यान रखेंगे, जब ये तीर का निशान इस तरह से लगा हो तो ये कहना चाहता है कि ये अग्रसर है, मतलब इससे ये बनेगा बट ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है A2 प्लस B2 और इस तरह का चिन्ह लगता है। देखो मैं कह सकता हूं, इसको आप छोटे बच्चे हैं, इसे इरिवर्सिबल के नाम से जाना जाता है, जिसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं। और ये मेरा चिन्ह होता है उत्क्रमणीय का, और इसके अंदर रिवर्सिबल हम बोलते हैं इसको, और ये मेरा AB2। अब ये कहना चाहता है कि ये मिलकर ये बनाते हैं बट ये कभी इसमें कन्वर्ट नहीं होते। ये कहना चाहता है कि ये और ये मिलकर इसको बनाएगा और ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, देसी भाषा में बता रहा हूँ पूरा, क्योंकि आगे चलने के बाद आप इसके बारे में पूर्ण जानेंगे 11th क्लास के अंदर। तो कभी कभी हम लोग इसके और इसकी जगह ये भी यूज कर देते हैं, तो घबराना नहीं, वो भी इसी बात को कहना चाहता है। ठीक है, तो चलो ये बात तो आपको सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अभी क्या, कि मैं इसे हटाता हूँ। मैं पहले चर्चा करना चाहता हूँ कि ये जो तीर या इक्वल जो भी कुछ है, इसके इधर वाला पार्ट क्या होता है। इस वाले पार्ट को मैं बोलता हूँ अभिकारक। क्या बोलता हूँ भाई? अभिकारक, ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो पार्ट होता है, इधर वाले पार्ट को मैं बोलता हूँ भैया उत्पाद। क्या बोलता हूँ? उत्पाद। तो ध्यान रखेंगे, उत्पाद या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, इसको रिएक्टेंट बोल सकते हैं। और रिएक्टेंट को कभी कभी हम R से शो करते हैं और प्रोडक्ट को P से शो करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान देंगे, रासायनिक अभिकारक के अंदर जो मैं बात कर रहा था आपसे, तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, तो रासायनिक परिवर्तन किस में होगा भैया? इसी में तो होगा। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वही तो अभिकारक होता है। ठीक है भैया, तो मैं कह सकता हूं इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलूंगा मैं? रासायनिक परिवर्तन। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो वही अभिकारक है, और उत्पाद का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है भैया? रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, या मैं कह सकता हूं अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। फल स्वरूप प्राप्त होता है। तो बताओ, ये बात आपको सबको समझ में आती है? तो चलो, बिल्कुल, हमारे पास अभिकारक पता चल गया और उत्पाद पता चल गया। देसी भाषा में हम कहें अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाला, उत्पाद जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। तो अभिकारक और उत्पाद आपको पता चला होगा। आपने गैस किया होगा, यहाँ कुछ ऐसा किया है, जरा देखना, यहाँ पर A2 और ये B2 और मिलकर मैंने क्या लगाया? AB के आगे 2 लगा दिया। इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैंने रासायनिक अभिक्रिया समझाई है आपको। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने अभिकारक और उत्पाद के बारे में बताया है। अब मैं बात करना चाहता हूं, मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूं रासायनिक समीकरण। किसकी बात करना चाहता हूं? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। तो उसके बारे में हम हालांकि पहले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पर मुझे तुम्हें सिखाना है कि रिएक्शन कैसे हो जाती है, क्योंकि बच्चे घबराते हैं, सर रिएक्शन पता नहीं चलता कैसे हो जाती है, हमको समझ में नहीं आती है। तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जो रिएक्शंस हैं, जो मेरी आयनिक कंपाउंडों की रिएक्शन है, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो चलो, रासायनिक समीकरण क्या होता है, हाँ उसे समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, चूने में पानी मिलाने पर बुझा चूना प्राप्त होता है। चूने में जिस प्रकार से हम पानी मिलाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? बुझा चूना। मैं बार बार पानी बोल रहा हूँ, जल बोल देते हैं केमिस्ट्री में। तो चूने में जल मिलाने पर मेरा बुझा चूना प्राप्त होता है। ये मेरी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। बट मैंने अभी उसको, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो मेरी एक अभिक्रिया बनती है पूरी पड़ी है कि मैंने चूने में जल मिलाया तो मेरा क्या प्राप्त हुआ भैया? बुझा चूना प्राप्त हुआ। तो बुझा चूना प्राप्त होना, लाइम वाटर मतलब चूना हमारा बिन बुझा चूना जिसे हम बोल सकते हैं CaO, और जल उसके अंदर हमने मिलाया और मिलाने पर मेरा प्राप्त हुआ CaOH की होल ट्वाइस। तो यही तो मेरी केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन क्या कहूँगा मैं? रासायनिक अभिक्रिया का, देखो मैंने कहा अभी फर्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप होता है वही रासायनिक समीकरण होता है।
क्या होता है भैया? वही रासायनिक समीकरण होता है। सबको समझ में आ गया? रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप जो होता है वही रासायनिक समीकरण होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी को हम छोटे से छोटे रूप में लिख दें ताकि वही बड़ी बात हमें कम शब्दों में या छोटी सी जगह में समझ में आ जाए, वही रासायनिक समीकरण है। तो चलो अब मैं आगे बात करता हूं नेक्स्ट। तो मेरे बेटे रासायनिक अभिक्रिया जो आप पढ़ेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में आप कई टाइप्स की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? कई टाइप की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास पहली संयोजन अभिक्रिया। कौन सी आती है भैया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जिसको मैं योगात्मक अभिक्रिया के या योग अभिक्रिया के नाम से भी जानता हूं। दूसरी मेरी आती है वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलता हूं मैं उसको? वियोजन अभिक्रिया। जरा समझेंगे, अभी तो मैं छोटा सा रूप बता रहा हूं, मैंने अभी कहा, तो उसके बाद हम आगे से जब चैप्टर में पढ़ेंगे उसे तब अच्छे से जानेंगे। वियोजन अभिक्रिया। एक मेरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और एक मेरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भाई? चलो देखो, अभिक्रियाएं मैंने जो बताई हैं आपको, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके अलावा उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी आती हैं हमारी। उसके बाद हमारी क्या आती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी आती है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया भी आती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी आती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी आती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, बट हमें पता होना चाहिए ज़्यादातर जो रूप होते हैं मैन यही होते हैं, इनसे ही निकल कर आती हैं। संयोजन का मतलब है एडिशनल रिएक्शन होती है हमारे पास, या मैं कह सकता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो उसी के साथ साथ आगे हमारी क्या है? वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जिन्हें हम डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारी आती है विस्थापन अभिक्रियाएं। देखो, एक अभिक्रिया को कई नाम से जाना जाता है। तो विस्थापन का मतलब होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हमारी जो आती है एक अभिक्रिया और भी होती है, वियोजन के साथ साथ हम कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं, या अपघटन अभिक्रिया। क्या कर देते हैं? अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया का मतलब है डीकम्पोजिशन। शायद एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में डीकम्पोजिशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। सीधी सीधी बात है। संयोजन अभिक्रिया के अंदर मैंने बताया था रिएक्शन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट उत्पाद। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है संयोजन में जब दो अभिकारक या तो दो हों, क्योंकि एक तो कभी भी कॉम्बिनेशन कर ही नहीं सकता, एक अभिकारक कभी जुड़ ही नहीं सकता। जब दो रिएक्टेंट आपस में कॉम्बिनेशन करें और कॉम्बिनेशन करके क्या बना लें? वन प्रोडक्ट फॉर्म करें, या एक उत्पाद क्या करें? एक उत्पाद का निर्माण करें। देखो, मैं यहाँ अभी कोई डेफिनेशन लेके नहीं चल रहा हूँ, बस मुझे बेसिकली बताना है। जब मैं चैप्टर लेके चलूँगा तब मैं आपको डेफिनेशन लिख पाऊँगा इसकी। अभी फिलहाल में बस हमें समझना है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन क्या होता है? N2। देखो, एक बात और समझना, हमारे पास कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं आणविक गैसें कहता हूं। क्या कहता हूं भैया? मैं आणविक गैसें कहता हूं। और आणविक गैस जो होती हैं, याद रखना, ये हमेशा क्या होती हैं भैया? मॉलिक्यूल के रूप में या अणु के रूप में मिलती हैं, कभी एटम के रूप में नहीं मिलती। ये हमेशा याद रखना, ये रिएक्शन की खासियत है कि हमेशा जब भी रिएक्शन मिलेंगे हमें मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलेंगी। लाइक दिस, जैसे कि आणविक गैसें N2 होती है, O2 होती है, H2 होती है, Cl तो चल जाता है, कोई नहीं, H2 होती है, N2 होती है, O2 होती है। ठीक है ना? तो ये किसके रूप में पाई जाती है? ज़्यादातर हमें आणविक के रूप में पाई जाती है। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा मेरे पास ये क्या है भैया? नाइट्रोजन है। सभी जानते हैं, इतनी तो छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस कुछ बच्चे पढ़ते हैं N। तो भैया नाइट्रोजन N जो होता है, नाइट्रोजन गैस का एक परमाणु होता है। याद रखना, नाइट्रोजन गैस का एक परमाणु होता है N।
और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आणविक गैस होती है, जिसे हम N2 के नाम से, N2 से जानते हैं कि N2 नाइट्रोजन आणविक गैस है, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस का एक परमाणु होता है नाइट्रोजन, N, ठीक है। तो चलते हैं N2 प्लस, मैंने अगली की बात करी है हाइड्रोजन। दोनों अगर आपस में रिएक्ट करें तो रिएक्ट करने पर, अच्छा मैं यहाँ ये वाला चिन्ह लेके चलूँगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करें तो रिएक्ट करने का मतलब मैंने कहा सीधा कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन है तो संयोजन है, एडिशन है, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। अगर संयोजन होता है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगी, और अगर एक प्रोडक्ट बनाएंगी तो आप कैसे जानेंगे ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगी। तो इस प्रोडक्ट को जानने के लिए मैंने आपसे कहा ये NH3 बनाएगी। ये मुझे पता था, आपको कैसे पता चला, मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, नाइट्रोजन पर चार्ज जो होता है हमारा 3 होता है। कितनी इसकी वैलेंसी होती है, 3 होती है। अगर नाइट्रोजन 3 प्लस की शो करेगा तो हाइड्रोजन माइनस की 1 शो करेगा। नाइट्रोजन मान लेना, अगर नाइट्रोजन -3 शो करेगा तो हाइड्रोजन +1 शो करेगा। तो मैं सीधा सीधा कहता हूं तो हमारा सीधा कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाता है, NH3 हो जाता है। लेकिन उसके फॉर्म होने से पहले हमें आपको ये बताना है कि हमारे पास जो NH3 बना है, ये जो NH3 बना है, क्या ये रिएक्शन अभी सही है, क्या ये रिएक्शन अभी सही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रिएक्शन अभी सही नहीं है। इसको सही मैंने बताना है कि रिएक्शन हमारी लिखी तो सही है बट अभी बैलेंस नहीं है, अर्थात संतुलित नहीं है। और संतुलित होना क्या होता है वही मैं आपको, मेरा मकसद यही था कि बच्चों को रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती, वो बड़े हो जाते हैं समझ में नहीं आती। मेरा मेन मकसद था आपको यहाँ लाना कि रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है। तो देखो नाइट्रोजन सबसे पहले समझ के चलेंगे। मैं उससे पहले एक और उदाहरण लेके चलता हूँ, A2 + B2 और आगे एरो का चिन्ह लेके चलता हूँ मैं AB। देखो सिंपल सी बात है बिल्कुल। मान लो सपोज करो, मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास क्या है, एक प्लेट है और इस प्लेट के साथ हमारे पास क्या है, उसमें क्या है, सेब है। अगर एक प्लेट A है हमारे पास एक, और B क्या है मेरे पास, सेब है, तो मुझे क्या करना है, कितनी मेरे पास प्लेट है और कितनी मेरे पास क्या है, फल है या फ्रूट है या सेब है, तो वो हमें देखना पड़ता है। तो A2 का मतलब ही यही होता है कि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, अर्थात A2 का मतलब हो गया 2 परमाणु किसके हैं, A के। अगर A के 2 परमाणु हैं, या मैं O2 ले लूँ तो ऑक्सीजन भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन भी O2 लेते हैं या N2 लेते हैं जैसे। तो मेरे पास सिर्फ क्या है, A है। A बराबर मैंने कहा ना, भी A बराबर कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बट यहाँ पर अभी फिलहाल में हमने A माना है। A2 का मतलब हो गया A के 2 एटम। अगर 2 एटम हमारे हुए हैं, B2 का मतलब 2 एटम, ऐसे ही मैं B2 के स्थान पर क्या ले सकता हूँ, N2 ले सकता हूँ, O2 ले सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, ऑक्सीजन मान लूँ, नाइट्रोजन मान लूँ, हाइड्रोजन मान लूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, जैसे हमने ऊपर मान रखा है। तो B2 का मतलब हो गया इसमें भी B के 2 परमाणु हैं। तो हमारे पास जो AB आता है, इस AB के अंदर हमने देखा है कि एक का परमाणु क्या है, 1 है, और B का परमाणु भी 1 है, मगर इनके कितने हैं, 2 हैं। तो हमने 2 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या हुआ, इधर भी 2 है, उधर भी 2 की मल्टीप्लाई होते ही दोनों के डबल हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना माइंड लगाते हैं और लगाने के बाद यहाँ 2 लगा देते हैं। इट इज़ रॉन्ग बेटे, ये हमेशा गलत होगा। हमारी केमिस्ट्री में ऐसा नहीं चलता है, कोई भी बच्चा भूलकर भी कभी यहाँ पर 2 नहीं लगाएगा। जब भी रिएक्शन को बैलेंस करेगा सिर्फ आगे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेगा, पीछे कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ना ही कोई पीछे कोई पॉइंट बनाएगा इस तरह का जैसे मैंने अभी तुम्हें बना के दिखाया। चलो हम आगे चलते हैं अब इस वाली रिएक्शन पर। N2 का मतलब सभी समझ गए होंगे, N के 2 हैं। H2 का मतलब क्या समझे सभी, H के 2 हैं। बट इसमें एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं भैया, 3 हैं। अगर 3 हैं तो ये क्या है, विषम है, क्योंकि इधर 2 हैं इधर 3 है। तो सबसे पहले रिएक्शन में एक खासियत याद रखेंगे, कहीं भी अगर रिएक्शन आ रही है तो हमें रिएक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास विषम संख्या है, विषम नंबर है, उसको सम बनाएंगे और 2 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, सीधा 2 तिया 6, इसका मतलब सम संख्या आ गया 6। बट हमारे पास ऑलरेडी 2 लगाते ही नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, क्योंकि N के पास 2 थे, N के पास क्या थे, 2 थे, और हमारे पास N के कितने थे, यहाँ पर 1 थे। पहले 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 तिया 6, यहाँ मल्टीप्लाई करके चलेंगे इसे। ये H के ही केवल 3 है, ना कि N के 3 है। कुछ बच्चे N के भी 3 मान लेते हैं, N के 3 नहीं है, ये हाइड्रोजन के केवल H के ही 3 है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमारे पास नाइट्रोजन के तो 2 हुए,
हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 हो गए। तो हमें क्या है, सिंपल सी बात है भैया, मैंने कहा ऐसे कभी कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये गलत होगा भैया। तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास 2 तिया 6 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, हाइड्रोजन के आगे। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, बैलेंस हो। ऐसे ही मैं और कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, जैसे हमारे पास H2 और प्लस क्या है O2, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा भैया, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैंने कहा जल बनेगा। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है मैं फिर दिखाता हूं एक बात और, कि ये जल बना कैसे। नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी चार्ज के बारे में बोल के बताया था यहाँ पर, तो जो मैंने मानकर बताया था मैं चलो यहाँ दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन पर +1 होता है, कल हमने चार्ज पढ़ा था, और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है, कल पढ़ा था। तो हमारे पास जो है H और O दोनों हैं, ध्यान दो, इसका 2 नेगेटिव चार्ज, इसकी क्या बनेगा, H2 बनेगा और O बनेगा। बोलो क्या बना, हमारा फॉर्मूला जल का बना H2O। तो अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि सबको बनाना आया होगा, तो रिएक्शन करते समय घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखना, मैंने कहा था ना आयन का खेल, आयन याद रखेंगे और आयन के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। तो हमारा क्या बना भैया, जल बना। क्या बना भैया, हमारा जल। और जल बनने से हम बात कर लेते हैं, जल बनने से क्या रिएक्शन बैलेंस है हमारी, नहीं, देखना पड़ेगा। ओके 2 है, इधर 1 ही है, क्योंकि यहाँ तो 2H के साथ लगा है और H के केवल 2 हैं। तो हमें क्या करना है भाई, 2 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर 2 की मल्टीप्लाई की तो ऑक्सीजन के कितने हो गए भैया, 2 हो गए, बट हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 × 2 मतलब 4 हो गए। तो 2 × 2 मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ओके 2, ओके 2। बोलो कन्फर्म, ये बात समझ में आती है। तो चलो मैं अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, तो इसे मैं अब थोड़ा सा रफ करता हूँ, और इसको रफ करने के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आगे चलूँगा वियोजन की तरफ, ठीक है ना। तो चलो भाई, हमारी संयोजन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वियोजन अभिक्रिया। उस वियोजन अभिक्रिया मैं बता देता हूँ आपको, संयोजन अभिक्रिया की अपोजिट अभिक्रिया ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और विस्थापन अभिक्रिया और हमारी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। देखो भाई, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको इनके साथ, क्योंकि इनको समझने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में जाना है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो भाई पहले इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो जब आप देख लेंगे तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है और आप डायरेक्ट इसको ही देखने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई इसमें ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो भाई पहले आप पहले वाली वीडियो देखिए, फिर इसके बाद ये वीडियो देखिए। इसके बाद हम मिलते हैं नई वियोजन अभिक्रिया कैसे हो जाती है, क्योंकि ध्यान रखना हमारी जो किताब है उसमें ज़्यादा रिएक्शनों का रोल इनका ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स।